हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8th के साइंस की, और जैसा कि चैप्टर आपका 3rd यहाँ पर चल रहा है, कोल एंड पेट्रोलियम, यानी कोयले और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। ओके, चलिए तो कहाँ से चले थे हम? रिसोर्सेज से चले थे, जिन्हें संसाधन आपका कहा जा रहा था। तो संसाधन क्या है? हर वो चीज संसाधन है जो आपकी किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है। ओके, तो संसाधनों को आपने दो तरह से क्लासिफाई किया था। देन एक आपके नेचुरल रिसोर्सेज आए थे, यानी कि प्राकृतिक संसाधन, और दूसरा आपके आए थे मानव निर्मित या कृत्रिम संसाधन, मैन मेड रिसोर्सेज जिनको कहा जाता है। ओके, जो प्रकृति से हमें मिल रहे हैं वो सारे क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। मानव निर्मित या कृत्रिम संसाधन कौन से हैं? जिनका मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के लिए निर्माण कर रहा है। ओके, आप बोल सकते हैं कि वो किसी न किसी तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रकृति से ही आ रहा है और फिर उसको आपका प्रोसेस करके आप लोग यूज कर रहे हैं। ओके, इस तरह से आपने फिर नेचुरल रिसोर्सेज को दो तरह से क्लासिफाई किया था, यानी जो प्राकृतिक संसाधन है उनके भी दो प्रकार आए थे। एक आपका आया था इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, यानी अक्षय प्राकृतिक संसाधन, और दूसरा आया था एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, यानी जो आपके समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है वो। ठीक है, देन आपने इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स में क्या पढ़ा कि ऐसे रिसोर्सेज हैं या ऐसे संसाधन हैं जो कभी समाप्त नहीं होंगे, जिनका असीमित भंडार है। ठीक है, यानी जिनकी क्वांटिटी लिमिटेड नहीं है, वो सारे कैसे हैं? इन एग्जॉस्टिबल। अक्षय का मतलब क्या होता है? जो कभी समाप्त नहीं होंगे वो वाले। तो जैसे सूर्य के प्रकाश की बात करते हैं आप लोग, वायु की बात करते हैं, जल की बात करते हैं, ये सारे आपके अक्षय प्राकृतिक संसाधनों में आएंगे। दूसरा, समाप्त होने वाले या एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज आपके कौन से हैं? ये भी प्राकृतिक संसाधन ही है, यानी प्रकृति से ही आपको मिलेंगे, लेकिन ये ऐसे संसाधन हैं जिनकी क्वांटिटी लिमिटेड है, यानी सीमित मात्रा में जो आपको मिलेंगे और एक समय बाद ये आपके क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, कोयला और पेट्रोलियम को आप क्या कहते हैं? नॉन रिन्यूएबल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि रिन्यू होने में बहुत ज्यादा समय लग रहा है, दोबारा से बनने में। आपने क्या पढ़ा? कोल की फॉर्मेशन पढ़ी, आपने बोला कि लगभग 320 लाख साल लग रहे हैं एक कोयले को बनने में। लेकिन एक ह्यूमन एज कितनी होती है? 60 से 70 80 वर्ष, इतनी तो होती है। तो 80 वर्ष अगर हम मान लें या 70 वर्ष मान लें, तो उसमें हमारा कोयला नहीं बन पा रहा है। ओके, वो कब बन रहा है? उसको लाखों वर्ष लग रहे हैं बनने में। तो इसलिए उसकी क्वांटिटी भी लिमिटेड है और वो नॉन रिन्यूएबल में भी आएगा। पेट्रोलियम में भी आपका यही हो रहा है, उसको बनने में भी बहुत ज्यादा साल लगेंगे, यानी बहुत ज्यादा समय लगेगा। फॉसिल फ्यूल के बारे में पढ़ा था, जीवाश्म ईंधन जिन्हें कहा जा रहा था। ऐसे ईंधन है जो आपके जीवाश्मों से बनेंगे। जीवाश्म क्या है? मृत पौधों और आपके जानवरों के अंश हैं। जब उनका अपघटन हुआ उसके बाद जो बच गया वही क्या है? फॉसिल है। फ्यूल क्या है? कोई भी चीज जिसका दहन हो रहा है और दहन होने के बाद बहुत ज्यादा मात्रा में प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, वो आपका क्या है? फ्यूल्स है, यानी ईंधन है। तो फॉसिल और फ्यूल को आप कंबाइन करके बता देंगे फॉसिल फ्यूल, यानी जीवाश्मीय ईंधन क्या है? एक प्रकार का ईंधन है जो कि आपका जीवों के अंशों से या मृत पेड़ पौधों से आपको प्राप्त हो रहा है। ओके, चलिए। देन हमने जीवाश्म ईंधन के 3 प्रकार देखे थे, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया और नेचुरल गैसेस हो गई। ओके, कोल आपका क्या है? कोल एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है, काला पदार्थ होता है, जो कि इतना कठोर होता है जितना आपका पत्थर होता है। ओके, देन आपने कोल के यूजेस बहुत अलग अलग जगह पर देखे होंगे, जैसे भोजन को पकाने में या बनाने में आपका कोल का उपयोग किया जाता है, कोयले का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए अलग अलग जगह पर थर्मल पावर प्लांट्स हो गए या फिर किसी और जगह पर जहां पर ऊर्जा के एक स्रोत के रूप में आपका कोयले का उपयोग किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आपने पढ़ा है कि कई जगह पर कोयले को आपका, जैसे रेलगाड़ी की बात कर रहे हैं हम, उसको चलाने के लिए, पावर जनरेशन के लिए उसका उपयोग किया जाता है। ओके, यहाँ पर आप कोयले को के बनने की प्रक्रिया को, जहां पर आपने कहा कि जो आपके मृत पेड़ पौधे थे, मरे हुए या डेड प्लांट्स जिनको आप कह रहे हैं, वहां से लेकर और कोल के बनने तक की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कार्बोनाइजेशन कहा जाता है। ओके,
देन आपने कोल को क्लासिफाई किया उसकी फिजिकल स्टेट के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, यानी जब आपको वही कोल ठोस अवस्था में दिखेगा उसको कोक कहा जाएगा, जब लिक्विड स्टेट में दिखेगा उसे कोल तार कहा जाएगा, और जब आपका गैसेस स्टेट में दिखेगा तो उसे कोल गैस कहा जाएगा। कोक आपका क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है, ठोस होता है, ठीक है, ऐसे आपने पढ़ा है। इसके अलावा कोल तार की बात करें, लिक्विड स्टेट है आपके कोल की, और डार्क होता है, विस्कस या थिक लिक्विड होता है, गाढ़ा द्रव होता है एक, और बहुत अलग प्रकार की स्मेल होती है इसकी। आपने पढ़ा कि लगभग आपके 200 अलग अलग प्रकार के या भिन्न भिन्न केमिकल से मिलकर के ये बना होता है। इसका प्रयोग बहुत जगह किया जाता है, जैसे सिंथेटिक डाइज को बनाने में, पेंट्स में किया जाता है, ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। इसके अलावा रोड सरफेसिंग में इसका उपयोग किया जाता है, फ्लोरिंग में इसका यूज किया जाता है। किसका, कोल तार का। ओके, कोल तार आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार का होता है। ओके, आज के समय में कोल तार की जगह बिटुमिन, जो कि पेट्रोलियम का एक प्रोडक्ट है, उसका उपयोग भी किया जा रहा है। ओके, इतनी सारी चीजें पढ़ ली थी। कोल गैस के बारे में पढ़ा था। तो कोल से कोक को बनाने के लिए जब कोल को प्रोसेस किया जाता है और कोक का निर्माण किया जाता है, उस प्रक्रिया में एक गैस निकलती है जिसको कोल गैस कहा जाता है। और इसका प्रयोग भी जो प्रोसेसिंग जहां पर हो रही है उसके नजदीक कोई कंपनी है, कोई इंडस्ट्री है, वहां पर एनर्जी सोर्स के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। ओके, ये आपका कोल गैस हीट सोर्स के रूप में ज्यादा उपयोग में आता है आपके लाइट सोर्स के कंपैरिजन में। ओके, चलिए, तो इतना हमने लास्ट सेशन में पढ़ लिया था। फॉर्मेशन हमने पढ़ी थी कोल की, कि कोल कैसे बन रहा है। तो आपने कहा था मैम कुछ लाखों वर्ष पूर्व जो कोल हमें आज दिख रहा है वो लाखों वर्ष पूर्व कुछ ऐसे विशालकाय पेड़ थे, जानवर थे, कोई भी आपकी वेजिटेशन थी वहां पर, वो किसी कारणवश मर चुके हैं, वो पेड़ आपके गिर गए हैं धरती पर। धीरे धीरे वो उनका क्या हुआ, उनके ऊपर आपकी मिट्टी की लेयर आती गई, मिट्टी की लेयर आ गई, उसके बाद उसका अपघटन होना शुरू हुआ, यानी डिकम्पोजिशन जिसे कहा जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि जो आपके वो पेड़ पौधे थे उनको मिट्टी पूरी तरीके से कवर कर लेगी, तो एनवायरमेंट से जो ऑक्सीजन जा रही थी वो उसकी सप्लाई रुक जाएगी। जब ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई तो डिकम्पोजिशन रुक गया, और उसके बाद आपको फॉसिल्स मिलेंगे। देन आपका फॉसिल्स किस में कन्वर्ट होता है, फ्यूल में कन्वर्ट होता है, और वो फ्यूल कौन सा है, आपका कोल है। ओके, तो ये पूरी कोल की फॉर्मेशन थी, यानी कोयला कैसे बन रहा है, आपका कुछ भी जो प्लांट वगैरह थे वो दब गए, और दबने के बाद उनका अपघटन हुआ, उसके बाद फॉसिल्स बने, देन उसके बाद क्या बन गया, कोल बन गया। ओके, ये सब कहाँ हो रहा है, ये सब पृथ्वी की सतह के नीचे चल रहा है। ओके, पृथ्वी की सतह के ऊपर नहीं हो रहा है, पृथ्वी की सतह के नीचे हो रहा है। चलिए, तो ये कोल की फॉर्मेशन थी आपकी जो हमने पढ़ी लास्ट सेशन में। जीआईसी सियालदे के बच्चों ने बहुत अच्छे से इसके बारे में आंसर किया था। मैंने पेट्रोलियम के बारे में पढ़ने के लिए दिया था आपको कि पेट्रोलियम क्या होता है, क्या क्या इसके कंपोनेंट्स हैं, यूजेस इसके मैंने बोले थे आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो पेट्रोलियम भी आपका किस में आएगा, फॉसिल फ्यूल में आएगा, यानी जीवाश्म ईंधन की जो सेकंड टाइप था, दूसरा प्रकार था, वो क्या है, आपका पेट्रोलियम है। तो पेट्रोलियम सिर्फ पेट्रोल नहीं है, पेट्रोलियम में क्या क्या है, गैसोलीन है, नेफ्था है, पैराफिन है, डीजल है, आपका फ्यूल ऑयल्स हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल है, बिटुमिन है, पेट्रोलियम गैस है, इसके अलावा पेट्रोल है, बहुत सारे इसके कंपोनेंट होते हैं। जब आपका पेट्रोलियम को निकाला जाता है बाहर और उसको उसकी रिफाइनिंग होती है, ठीक है, प्रोसेस किया जाता है, तो अलग अलग टेम्परेचर पे आपके अलग अलग कंपोनेंट्स आपको मिलते हैं। जैसे इसी में आपका कैरोसिन भी आएगा, यानी मिट्टी का तेल जो होता है। तो पेट्रोल एंड डीजल आर मेड फ्रॉम पेट्रोलियम, अ नेचुरल रिसोर्स। तो जो आपके पेट्रोल और डीजल है वो कहाँ से आ रहे हैं, वो पेट्रोलियम से ही आ रहे हैं, जो आपका एक क्या है, नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक संसाधन है ना, प्रकृति से ही हमें मिल रहा है। उसके बाद हम उसकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, लेकिन पहले वो जो प्राइमरी हम बोल रहे हैं वो कहाँ से मिल रहा है, आपका प्रकृति से मिल रहा है, यानी नेचर से। पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड्स पेट्रा, दैट मीन्स रॉक, एंड oleum means oil, since it is obtained from between the rocks beneath the earth. Okay, आपका पेट्रा का मतलब क्या होता है, रॉक, और ओलियम का मतलब, पेट्रोलियम एक वर्ड है पूरा, उसको आपका तोड़ दिया गया है, ब्रेक कर दिया गया है पेट्रा और ओलियम में। पेट्रा का मतलब होता है रॉक, और ओलियम का मतलब क्या होता है, आपका ऑयल। तो यानी ऐसा ऑयल जो आपका रॉक के अंदर पाया जा रहा है, चट्टानों के अंदर, और कौन सी चट्टानें, जो अर्थ की सरफेस के नीचे हैं वो वाली चट्टानें। ओके, उनकी बात की जा रही है। देन पेट्रोलियम इज मेड अप ऑफ,
पेट्रोलियम इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन द वाटर. ओके, petroleum is made up of organisms that live in the water. When these organisms perished, their remains sank to the sea floor and were covered in layer of sand and clay. होता क्या है, हम पहले अर्थ की सरफेस की बात कर रहे थे, ठीक है ना. पेट्रोलियम प्रोडक्ट आपको जनरली मिल रहे हैं किसके, यहाँ पर सी वाटर की बात की गई. समुद्र के नीचे भी एक जीवन है, जलीय जीवन जिसे आप कहते हैं, जल में भी जीवन चल रहा है वहां पर. तो वहां पर भी क्या हुआ, आपकी अर्थ, जब आप पानी को देखते हो समुद्र में, तो नीचे कहीं ना कहीं आपकी सरफेस तो है ना, जहां पर आपको रेत वगैरह दिखेगी. तो किसी कारणवश आपके जो जलीय जीव थे वो मर गए, तो मरने के बाद कहाँ जाएंगे, उस समुद्र की सतह पर चले जाएंगे, नीचे, एकदम नीचे वाले पार्ट में जहां रेत है. धीरे धीरे उस पे भी लेयर चढ़ती चली जाएंगे और फिर वो बाद में चट्टानों का रूप ले लेंगे. और जो वो ऑर्गेनिज्म दब गए हैं वो बाद में किसमें, फॉसिल्स में कन्वर्ट होंगे, देन उसका क्या, पेट्रोलियम में कन्वर्जन हो जाएगा. तो इसी तरह से आपका क्या हो रहा है, द अब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर टर्न द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स. लाखों वर्षों तक ये प्रक्रिया चल रही है और इसी प्रक्रिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म वो मरे थे, जहां पर लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की जब कमी हुई उसके कारण जब डिकम्पोजिशन रुक गया, वो फॉसिल में कन्वर्ट हुए और उसके बाद वो धीरे धीरे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण यानी बहुत ज्यादा उच्च तापमान और दबाव के कारण वो आपका पेट्रोलियम में और साथ साथ जो तीसरा टाइप है फॉसिल फ्यूल का, नेचुरल गैस, उसमें परिवर्तित हो गए यानी उसमें बदल गए. ठीक है ना. तो इस प्रकार से आप पेट्रोलियम के बारे में पढ़ते हैं. तो क्या क्या समझ में आया, एक कि पेट्रोलियम भी आपका नेचुरल रिसोर्स है. पेट्रोलियम के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं यानी अलग अलग घटक होते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, तो ये सब इसके क्या है, कंपोनेंट्स है. ओके, पेट्रोलियम वर्ड कहाँ से आया है, पेट्रा प्लस ओलियम, जिसका मीनिंग क्या होता है, पेट्रा का मतलब होता है आपका रॉक्स, ओलियम मीन्स ऑयल. तो यानी ऐसा ऑयल जो जिनको आपका रॉक के बीच से, चट्टानों के बीच से निकाला जा रहा है, उसको पेट्रोलियम कहा जा रहा है. ओके, अगर हम समुद्र की बात करें तो समुद्र में भी एक जलीय जीवन चल रहा है. अगर उसमें कोई ऑर्गेनिज्म मर गया है तो मरने के बाद वो नीचे चला जाएगा, सी फ्लोर जिसे कहा जा रहा है, वहां पर गया, फिर उसके ऊपर रेत की ऑल लेयर्स डिपॉजिट होती गई, जिन्होंने बाद में रॉक्स का आपका रूप ले लिया, चट्टानों का रूप ले लिया. और वो जो ऑर्गेनिज्म वहां थे उन्होंने हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर और अब्सेंस ऑफ एयर के कारण धीरे धीरे फॉसिल्स में, देन फ्यूल में, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो गए. ओके, तो ये पेट्रोलियम के बारे में जनरल आपकी इंफॉर्मेशन थी, इनमें से नोट कर लेंगे मेन पॉइंट्स. चलिए, चलो समझ आया पेट्रोलियम के बारे में, हैंड रेज करो. ठीक है, वेरी गुड. तो पेट्रोल और डीजल एक प्राकृतिक संसाधन है जो पेट्रोलियम से बनाए जाते हैं. पेट्रोलियम में पेट्रा का मतलब क्या होता है, चट्टान, रॉक जिसे कहा जा रहा है, और ओलियम का मतलब होता है तेल, जो इन शब्दों से बना हुआ है पेट्रोलियम आपका, क्योंकि यह पृथ्वी के नीचे चट्टानों के बीच से प्राप्त होता है. ओके, पेट्रोलियम जीवों से बना है जो आपके डेड ऑर्गेनिजम्स है. ओके, जो पानी में रहते हैं, जब ये जीव नष्ट हो गए तो उनके अवशेष समुद्र तल में डूब गए और रेत और मिट्टी की परतों से में ढक गए. ठीक है, उनके ऊपर रेत और मिट्टी की परतें आ गई. देन क्या हुआ, हवा की अनुपस्थिति, यानी कि जो मैं आपको कोल में भी बता रही थी कि ऑक्सीजन आपकी एब्सेंट हो जाएगी या ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी एनवायरनमेंट से. क्यों, क्योंकि मिट्टी ने और रेत ने कवर कर लिया है ना, तो अब उस ऑर्गेनिज्म को यहाँ से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है एनवायरनमेंट से. और उच्च तापमान और उच्च दबाव, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा, गर्मी होगी अर्थ की सरफेस के नीचे, और प्रेशर भी हाई होगा. इसके कारण लाखों वर्षों में मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में बदल दिया. ठीक है ना. तो इस तरह से आपका पूरा पेट्रोलियम चल रहा है. डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड, ये आपका होमवर्क के लिए है. क्या आप जानते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बनता है, जैसे कोल की फॉर्मेशन हुई थी, सेम वैसे ही आपकी पेट्रोलियम की भी फॉर्मेशन है. ओके, तो ये आप होमवर्क में पढ़ के आएंगे, नोट करो जल्दी से.
यानी आपको पेट्रोलियम की फॉर्मेशन पढ़नी है, जैसे कोल की फॉर्मेशन पढ़ी थी ना वैसे। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा, उसके कंपोनेंट देखे कुछ। आने वाले सेशन में उसकी फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। ओके, समझ में आया जितना आज पढ़ा? हैंड रेज करो। ठीक है, वेरी गुड। तो ये होमवर्क आप करके आएंगे, फिर मुझे आंसर करेंगे और मुझे भी समझाएंगे कि पेट्रोलियम कैसे बनता है। ओके, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।